साथियों नमस्कार। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज फिर से हम एक सनसनीखेज खबर पर नज़र डालते हैं। आज मैं आप सबके सामने एक ऐसी खबर लेके आया हुआ हूँ जिसे सुनने के बाद पता नहीं आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, इसको आप खुद तय कीजिएगा। क्योंकि आज अभी पिछले एक डेढ़ 2 घंटा पहले मेरे कुछ मित्र झारखंड कर्मचारी चयन आयोग पहुँचे और वहाँ पहुँचने के बाद जो सचिव हैं सुधीर त्रिपाठी जी, उनसे बात किया गया, अध्यक्ष से बात की गई। बात करने से स्पष्ट कुछ बातें हमारे सामने प्रकट हुई हैं और मैं आप तक पहुंचाना ज़रूरी समझता हूं। वो बातें क्या थीं, इस पे हम गौर करेंगे। किन किन बातों पे वहाँ पे चर्चाएं हुई, कौन कौन से सवाल पूछे गए और उसका क्या जवाब मिला वहाँ से, सारे बातों पे हम एक एक करके निष्कर्ष निकालेंगे, तथ्यों पे पहुँचेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि जब अभ्यर्थी वहाँ पहुँचे तो उन्हें मिलने के लिए समय दिया गया। वो लोग वेट किए और समय उनको मिला भी। उन्होंने जब उनसे कहा कि सर, बीते दिनों में श्री हेमंत सोरेन जी ने ट्वीट के माध्यम से कहा था कि झारखंड में पुरानी लंबित बहालियों को यथाशीघ्र पूरा किया जाएगा और जितनी भी नई नियुक्तियां हैं उसके द्वार तुरंत खोले जाएंगे। आखिर सर 15 दिन बीत चुका है, अभी तक से कितना काम हुआ है उस नियुक्तियों को लेकर के और नई बहालियों को लेकर के? आयोग ने स्पष्ट जवाब दे दिया कि अभी तक से कोई काम नहीं हुआ है। नील बटे सन्नाटा, कोई काम नहीं हुआ है। कोई काम नहीं होने का वजह क्या है, क्या कारण रहा आखिर? अभ्यर्थियों ने जब पूछा कि सर आपको तो आदेश मिल चुका है, आप काम क्यों नहीं कर रहे हो, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे कोई आदेश नहीं मिला है। बल्कि उन्होंने यही कहा है कि इस तरह का बयानबाजी हेमंत सोरेन जी हमेशा बार बार देते रहते हैं। कब नहीं दिए आप लोग को बयान? आप लोग तो हर बार गए हो, हर बार नया नया बयान लेके मेरे पास आए हो कि नियुक्ति करवा दीजिए। अभी तक से उनके एक भी बयान का अमली जामा पहनाया गया है? बिल्कुल नहीं पहनाया गया है। तो फिर आप कैसे कर सकते हो? ये जो आरजेडी की, जेएमएम की और कांग्रेस की जो गठबंधन सरकार है, अभी तक से रोजगार के प्रति कोई सूचना नहीं दी हम लोग को। बस वो ट्वीट में भले आप लोगों से कह दिया, लेकिन हम लोगों तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, हम लोगों को कोई खबर इसके बारे में नहीं दिया गया है। और रह गई बात नई नियुक्तियों को लेकर के, तो नई नियुक्तियों के बारे में उन्होंने साफ कहा है कि अभी नीति को बनने में कम से कम साल भर का समय लगेगा। साल भर के बाद ही कोई नियुक्तियां यहाँ पे आएंगी। रह गया बात पुरानी नियुक्ति के बारे में, तो पुरानी नियुक्ति के बारे में उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि सरकार ने इन सारी नियुक्तियों को रद्द करने का निर्णय ले रही है। सरकार ये चाह रही है कि ये सारी नियुक्तियों को रद्द करके फिर से नया नियुक्ति कराई जाए। आखिर इन नियुक्तियों को रद्द क्यों किया जा रहा है? जब अभ्यर्थियों ने अध्यक्ष से ये सवाल किया तो उन्होंने साफ कर दिया कि यहाँ पे जितनी भी ये नियुक्तियाँ हो रही है, इन नियुक्तियों में झारखंड के अभ्यर्थी बिल्कुल भी शामिल नहीं हैं। पूरी की पूरी नियुक्तियों में बाहर के स्टूडेंट शामिल हैं। फिर अभ्यर्थियों ने कहा सर ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, आरक्षण का रोस्टर है उसको तो 100% फॉलो किया गया है, फिर बाहर के बच्चे कैसे घुसेंगे इसमें? अगर आप एक्साइज कांस्टेबल का बात कीजिएगा तो उसमें 100% रिजर्वेशन है, स्पेशल ब्रांच में 100% रिजर्वेशन है। अगर बात कीजिएगा आप पंचायत सूची का, तो उसमें भी 13 जिला 100% रिजर्वेशन रिजर्व्ड हैं और बाकी जिला में झारखंड के ही बच्चे घुसे हुए हैं, क्योंकि उनका स्थायी नीति के अनुसार ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया गया है। बहुत सारे सवालों का जवाब अभ्यर्थियों ने भी दिया और वहाँ से भी सवाल हुए। मतलब कि आपसी वार्तालाप से एक निष्कर्ष सामने आया है दोस्तों कि सरकार की मंशा तो कहीं ना कहीं गलत लग रही है। अब मैं आपके सबके सामने एक कहानी प्रस्तुत करना चाह रहा हूँ। एक कहानी नहीं है बल्कि एक सीख है जो मैं आप लोगों तक प्रस्तुत करूँगा और आपको समझना है कि वाकई में ये आखिर किस तरह की कहानी है। क्या हम लोग उसी तरह हैं या फिर हम लोग उससे हट के हैं? दोस्तों, राज्य सरकार हमारे ऊपर प्रैक्टिकल कर रही है, हम अभ्यर्थियों पे। कैसा प्रैक्टिकल है वो आप खुद जानिए। कि एक कढ़ाई लिया जाए, उस कढ़ाई में आप खोलता हुआ पानी डाल दीजिए और खोलते हुए पानी में एक मेंढक उठा करके डाल दीजिए। दोस्तों, क्या लगता है कि मेंढक वहाँ मरेगा या फिर वहाँ से जंप करेगा, भागेगा, अपने आप को बचाने की कोशिश करेगा? ऐसी परिस्थिति में मेंढक वहाँ से जंप करेगा, वहाँ से उछलेगा, वो कूद लगाएगा और वो वहाँ से भाग जाएगा और अपनी जान को बचा लेगा। दूसरी परिस्थिति दोस्तों, एक कढ़ाई लीजिए, उस कढ़ाई में नॉर्मल वाटर लीजिए और उस पर एक मेंढक छोड़िए और नीचे से उस कढ़ाई में आप आँच दीजिए, उस पर आप तापमान दीजिए। धीरे धीरे कढ़ाई गर्म होगा, पानी गर्म होगा। जैसे ही पानी गर्म होगा, मेंढक भी अपने शरीर के तापमान को उसी पानी के अनुसार गर्म कर लेगा। वो वहाँ से जंप करके भागने का प्रयास बिल्कुल नहीं करेगा।
अपने आप को उसी तापमान के अनुकूल ढाल लेगा। फिर पानी को थोड़ा और गर्म किया जाएगा, उसको 50 डिग्री 60 डिग्री टेम्परेचर तक लेके जाया जाएगा। तो उस परिस्थिति में भी मेंढक अपने शरीर के तापमान को उस पानी के तापमान के अनुकूल संतुलित कर लेगा। फिर जब तापमान को 100 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाया जाएगा तो उस समय तक से मेंढक अपने शरीर के तापमान को भी उस तापमान के अनुसार बनाने का प्रयास करेगा, लेकिन तब तक से बहुत देर हो चुकी होगी। और चूंकि उस परिस्थिति में मेंढक चाहेगा कि हम इस कढ़ाई से बाहर निकलें, गर्म धधकता हुआ खोलता हुआ पानी से बाहर निकलें, लेकिन ऐसी परिस्थिति में वो वहाँ से बाहर निकल नहीं पाएगा, बल्कि क्या होगा, वो पिछले लगातार एक लंबे समय से उस पानी के साथ एडजस्ट करते करते अपनी पूरी की पूरी ऊर्जा को, एनर्जी को बर्बाद कर चुका होगा और उस परिस्थिति में वो वहाँ से जंप कर नहीं पाएगा और वो वहाँ पे मर जाएगा। बिल्कुल। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि यहाँ पे जिम्मेदार कौन है? मेंढक के मरने का जिम्मेदार कौन है? क्या वो मेंढक खुद है, या फिर कढ़ाई था, पानी था, या फिर तापमान था? इसमें जिम्मेदारी किसकी है? इसमें जिम्मेदारी सबकी है। सब लोगों ने अहम भूमिका निभाया उस मेंढक को मारने में। सबसे पहली बात कि मेंढक जो मरा उसमें उसका भी एक अहम भूमिका था। मैं अब बताना चाहता हूं आपको कि बिल्कुल ऐसे ही राज्य के स्टूडेंट हैं। सरकार ने एकाएक अचानक से आकर के कुछ नियम को लागू नहीं किया है। धीरे धीरे आपको एक अफीम के नशे के जैसा आश्वासन पे आश्वासन देने का एक लत लगा दिया कि सरकार अब कुछ स्टेप लेगी, कुछ अब काम करेगी। सरकार तो बोल रही है, काम तो करेगी, काम तो दिख रहा है, काम तो हो रहा है। जब भी मीडिया से कोई सवाल पूछा जाता सरकार से, कोई भी मीडिया बंधु पहुंचती, हाँ हमने तो काम किया है, हम इसके लिए काम कर रहे हैं, 1 महीने तक का समय दीजिए हमें, हम ये निश्चय ही काम कर देंगे। इस तरह का बयानबाजी होते रहेगा, लेकिन काम तो बिल्कुल नहीं होगा। और इसके पीछे जिम्मेदार कोई और नहीं दोस्तों, तानाशाह सरकार के इस रवैये के साथ साथ हम सारे अभ्यर्थियों, हम सारे युवाओं, नौजवानों में एक अफीम जैसी लत लग चुकी है। हमारे अंदर एडजस्टमेंट का एक नशा सा आ चुका है कि हम लोग हर फील्ड में एडजस्टमेंट करेंगे, हमेशा एडजस्ट करेंगे। कभी ये नहीं चाहेंगे कि सरकार की इस तानाशाही रवैये का खुल के विरोध करेंगे। सरकार भी बहुत चालू है ना, बहुत चालाक है। वो जानती है कि अगर अचानक से इन लोगों को खोलते हुए पानी में डाल देंगे तो ये लोग वहाँ से जंप करेगा, विस्फोट करेगा, बगावत कर देगा। इसीलिए पहले धीरे धीरे वो आश्वासन का लत लगाई आपको। सरकार झूठ बोल बोल के, मलाई मार मार के आपके विश्वास को जीत लिया और आपके अंदर अब इतनी हिम्मत बची ही नहीं है, क्योंकि आपने पहले ही अपने सारे ऊर्जा को अपने आप को एडजस्ट करने में लगा दिया और सरकार यही चाह रही है। लेकिन अभी हमारे पास, हम लोग मेंढक नहीं बने हैं, क्योंकि अभी हमारे पास समय है। आप ये मान के चले कि पानी केवल अभी 20 से 30 डिग्री तापमान तक ही गर्म हुआ है। अगर वो गर्मी 100 डिग्री तक बढ़ जाएगा तो निश्चय ही हमारी और आपकी मौत बिल्कुल हो जाएगी। हमारी और आपकी भविष्य को बर्बाद कर दिया जाएगा, नाश कर दिया जाएगा, नष्ट कर जाएगा, हमारा पूरा समूह को नष्ट कर देगा यार। क्योंकि उस समय हम लोग नहीं बचेंगे, हमारे पास एडजस्ट करने का हिम्मत इतना आ जाएगा और हमारे अंदर का जितना भी एनर्जी वो खत्म हो चुका होगा तब तक से, और तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, अब मैं आपसे पूछता हूं कि आपका निर्णय क्या होता है। ऐसा खबर वहां से आया था कर्मचारी चयन आयोग से, जो मैंने आप तक पहुंचाने का एक गुस्ताखी किया है, गलती किया है। अब इसकी सज़ा आप किसे दीजिएगा आप खुद देखिए, या फिर आप खुद एक भुक्तभोगी हैं तो आप उसका सज़ा खुद पाइएगा। इसीलिए मैं सारे मित्रों से कहता हूं कि आपके अंदर बहुत सारी सहजबुझ क्षमता है। आप चाहे सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से या फिर किसी और माध्यम से, या तो फिर खुद को एडजस्ट करके अगर रख सकते हो तो रखिए, या फिर किसी ना किसी और माध्यम से अगर चाहते हो कि एक नया सवेरा हो, एक नया जीवन हो, तो फिर अपने अंदर की चिंगारी को, अपने अंदर की आवाज़ को पहचानिए और उस दबे हुए हीरो को बाहर निकालिए कि जो झारखंड का शेर कहला सकता है, झारखंड का पढ़ा लिखा और जागरूक युवा कहला सकता है। दोस्तों, मैं आप सबसे अनुमति चाहता हूँ। अब तक आप लोगों ने जो मेरी बातों को इतने गौर से ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद। छात्र एकता जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद।